Hello everyone, welcome to IQTab. So this is the new video in the series of economic survey in which we are trying to comprehensively decode this particular document ताकि जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है हर एक चीज को हम प्रॉपर्ली समझ सके। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हम ऑलरेडी दो वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। द फर्स्ट वीडियो टॉक्ड अबाउट द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, आपको याद होगा उसके अंदर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी इंटरनल चीजें थी हर एक चीज को हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। इन द सेकंड वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द फिस्कल डेवलपमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल सरप्लस, हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना भी चीजें थी जो कि इंटरनल हमारे सेक्टर से रिलेटेड थी, एवरी सिंगल थिंग को हमने काफी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। नाउ देखिए जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, हमेशा उसके अंदर जो स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी और जो फिस्कल डेवलपमेंट वाला चैप्टर होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके वहीं से आते हैं। नाउ जितने भी बाकी चीजें बची हुई जो कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे के लिए इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर ईयर से, उन सबको एक जगह पर कंपाइल करके इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करने की कोशिश किया। दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड वीडियो ऑफ द सीरीज जिसके अंदर हम बाकी जितना भी एक्सटर्नल सेक्टर बचा हुआ है उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। सो हमने इंटरनल सेक्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम इसको एक्सटर्नल सेक्टर को करेंगे एंड इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस वी विल ट्राई टू कवर सम क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशंस में हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड देन विल ट्राई टू हम एक तरफ से विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे को और जो बजट का जितने भी चीजें वगैरह होती हैं, मतलब अलग अलग चीजें हैं, उनको किस तरीके से एक साथ लेकर के हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस साल हमारे ग्रोथ के पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सटर्नल सेक्टर वाला जो हमारा पार्ट है इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे का, उसको हम प्रॉपर्ली समझते हैं। नाउ देखिए एक बार हम हल्का सा रिवाइज करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। रिमेंबर मार्च 2020 दैट वाज द टाइम जिस टाइम हमारा पैंडेमिक आया था। पैंडेमिक आने के कारण क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी होती है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो लगातार डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई। नाउ मार्च 2020 से लेकर के माना जाता है कि ऑलमोस्ट दिसंबर 2020 तक, मतलब ऑलमोस्ट द थर्ड क्वार्टर तक हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी एंड एक्चुअली जो ग्लोबल इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा डाउन रहती है। फाइनली द थर्ड क्वार्टर जब ये स्टार्ट होता है इस टाइम में, तो धीरे धीरे जब कोविड यहाँ पर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है तो हमारे इंडियन इकोनॉमी और जो ग्लोबल इकोनॉमी है फिर से वहां पर फिर से रिवाइव करना स्टार्ट करते हैं। वहीं पर देखिए वहीं पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था इस चीज को, वहीं से हम फिर से इसको रिवाइव करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए वही बोला जाता है कि ग्लोबल ट्रेंड क्या करता है, थर्ड क्वार्टर आते थे, मतलब थर्ड क्वार्टर ऑफ द 2020-21 वाला पार्ट जो था उस टाइम इंडिया ने फिर से खुद को रिवाइव करने की कोशिश की और इसी के थ्रू ग्लोबल लेवल पे भी रिवाइव करने की कोशिश की गई, जिसके थ्रू हमारा इंडिया का और जो पूरे वर्ल्ड का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स है यानी कि ट्रेड एंड सर्विसेज के जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स थे ये सब धीरे धीरे फिर से रिकवर होने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और हमारी इंडियन इकोनॉमी ने 2022 मतलब 21-22 का जो पीरियड जो कि मतलब लास्ट ईयर जो हमने जस्ट खत्म किया है, जो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चल रहा था अभी, उसके अप्रैल से दिसंबर वाले पार्ट में जब हम मतलब बेसिकली जब हम कोविड के सेकंड वेव से ऑलमोस्ट फाइट करके मतलब बाहर निकल रहे थे, उस पर्टिकुलर टाइम में हमने एक पॉजिटिव ग्रोथ को अटेन किया। ठीक है, मतलब हम पैंडेमिक के टाइम में काफी नेगेटिव ग्रोथ में गए थे और पैंडेमिक के बाद वाले जो सेकंड जो फेज था उसके अंदर हम धीरे धीरे फिर से हमने अपनी डिमांड को फिर से बूस्ट किया, हमने अपनी ग्रोथ को फिर से बूस्ट किया और हम वहां पर पॉजिटिव ग्रोथ के अंदर आ गए। नाउ एक चीज जो मैं आपको पीछे से रिवाइज कराना चाहता हूं वो ये है कि इंडिया ने अब तक बेसिकली दो मेन वेव्स देखे हैं, राइट, फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव। द क्वेश्चन कम्स कि ज्यादा इंपैक्ट हमें कौन से वेव ने किया, फर्स्ट वेव ने या फिर सेकंड वेव ने। देखिए जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि इंडिया को ओवरऑल फर्स्ट वेव ने ज्यादा इंपैक्ट किया एज कंपेयर टू सेकंड वेव। जीडीपी के लेवल पे भी फर्स्ट वेव ने ज्यादा इंपैक्ट किया था एज कंपेयर टू सेकंड वेव, और किसी भी टाइप का जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट हर एक चीज जो था वो हमारा फर्स्ट वेव के अंदर ज्यादा इंपैक्ट हुआ था एज कंपेयर टू द सेकंड वेव। इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका मेन रीजन ये हो सकता है बिकॉज सेकंड वेव में हम कंपैरेटिवली रेडी थे। देखिए ऑल्दो सेकंड वेव भी बहुत अच्छी नहीं थी, सेकंड वेव हमारे लिए बहुत ज्यादा डेडली साबित हुई थी, बट द पॉइंट इज कि हम वहां पे एटलीस्ट फर्स्ट वेव से ज्यादा बेटर रेडी थे। ऑल्दो देखिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हुई बट हमने अपने आप को इकोनॉमी को पूरी तरीके से डाउन होने से बचा लिया था। ठीक है, सो ये था हमारा फर्स्ट और सेकंड वेव का बेसिक कंपैरिजन। अब देखिए जब सेकंड वेव ने मतलब हमें हिट किया था, इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को जब हिट किया था, तो हमारी ऑल्दो इकोनॉमी डाउन तो हुई थी बट हमारी उस लेवल की डाउन नहीं हुई थी जिस तरीके का हमारा फर्स्ट लेवल में डाउन हुआ था। ठीक है, तो यहां पर उसके कारण हमने 21-22 यानी कि जब सेकंड वेव यहां पर धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होता है दिसंबर के आसपास में, उस टाइम हमने फिर से अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना स्टार्ट किया और इंडिया का एक्सपोर्ट्स इट इंक्रीज टू हाई ऑफ 49.7%। सोचिए हमने अपने एक्सपोर्ट्स को एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर यानी कि पैंडेमिक ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50% हमने अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर दिया था। ठीक है, देखिए आपको इस तरीके से याद करना है, डोंट रिमेंबर दिस 49.7%, जस्ट रिमेंबर 50%। ठीक है, मतलब हमने ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ यहां पर अचीव कर लिया था। अगर आप लास्ट ईयर यानी कि पैंडेमिक वाला जो पार्ट था उसको देखेंगे, मतलब पैंडेमिक देखिए एक तो हमारा पैंडेमिक वाला पार्ट था, पैंडेमिक से पहले जाइए तो दैट इज कॉल्ड एज प्री पैंडेमिक एंड दैट इज कॉल्ड एज देन उसके बाद वाला आता है पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, तो अभी हम पोस्ट पैंडेमिक के पार्ट में आए नहीं है ऑब्वियसली, बट अगर हम 2020 को पैंडेमिक का ईयर मांगे तो 2019 वाला जो साल था वो प्री पैंडेमिक का पार्ट था और जो पोस्ट पैंडेमिक का पार्ट था वो 2021 वाला पार्ट था। ठीक है, तो देखिए 2020 से आप जब भी कंपेयर करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि 2020 के कंपैरिजन में 2021 हमेशा खराब होगा। क्यों खराब होगा, बिकॉज 2020-21 का जो पीरियड था ना वो पैंडेमिक के कारण बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। लेकिन आपको जब भी कंपेयर करना है तो ऑलवेज कंपेयर प्री पैंडेमिक एरा को हमेशा पोस्ट पैंडेमिक एरा से हमेशा आपको कंपेयर करना है। सिमिलरली 2019-20 का जो यहां पर हमारा एक्सपोर्ट्स था दैट वाज अराउंड 26.5%। ठीक है, इतना हमने अचीव किया था। अब इस चीज को ऑलमोस्ट हमने डबल कर दिया जब हमने 50% के आसपास अचीव कर लिया। हमने
फर्स्ट पोस्ट पैंडेमिक ईयर के अंदर, मतलब 2020 जैसे खत्म होता है 2021 के मतलब पास में हमने अपने एक्सपोर्ट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली इसको इंक्रीज किया। ठीक है, अब जब हमारा पैंडेमिक यहां पर खत्म हुआ था, मतलब जब बेसिकली पैंडेमिक हमारा बेसिकली स्लो होना स्टार्ट हुआ था, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ डिफरेंट मेजर्स लेने स्टार्ट किए थे। तो उस पर्टिकुलर मेजर्स के अंदर इंडिया ने क्या किया था, एक एक्सपोर्ट का टारगेट बनाया। हमने टारगेट बनाया कि पैंडेमिक के कारण हमने हमारा जितना भी एक्सपोर्ट वगैरह बंद हो गया है पिछले एक साल के अंदर, उसको फिर से रिवाइव करने के लिए हमने एक टारगेट लिया कि अगले एक साल के अंदर, यानी कि 2021-22। अच्छा, आप फिर से याद कीजिए कि 2021-22 का मतलब क्या है। 21-22 का सीधा सा मतलब यह है कि फ्रॉम अप्रैल 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक। तो अब ध्यान से सोचिए, क्या हम अभी भी इसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर नहीं है, राइट? अभी भी हम इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि हम अभी भी 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रेजेंट है। ऑलराइट, देखिए 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसके लिए हमने अपने आप को एक टारगेट प्रोवाइड किया, मतलब इंडिया ने अपने आप को एक टारगेट प्रोवाइड किया, दैट वाज टू अ ट्यून ऑफ अराउंड $400 बिलियन US। इसका मतलब है हमने, यानी कि इंडिया ने ये डिसाइड किया कि अगले एक साल के अंदर हम 400 बिलियन US का हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, अब $400 बिलियन का जब हमने ट्रेड डिसाइड किया, तो हमने क्या किया, हमने यहां पर डिफरेंट अपने मतलब इस पर्टिकुलर टारगेट को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं, राइट? मतलब 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4। नाउ हर एक क्वार्टर जो होता है 3-3 महीने का होता है, फिर इसलिए 4 क्वार्टर मिलकर टोटल 12 महीने बन जाते हैं। देखिए समझिए, हमने क्या किया, क्वार्टर वाइज अपना प्लान डिसाइड किया। तो जब थर्ड क्वार्टर, देखिए अभी हम, देखिए ध्यान से समझिए, हम अभी हम फोर्थ क्वार्टर के अंदर चल रहे हैं, अभी हम फोर्थ क्वार्टर ऑफ द 2021-22 के पार्ट में चल रहे हैं। हमने जब थर्ड क्वार्टर तक का प्लान बनाया था ना, तो हमने एक्चुअली डिसाइड किया था कि वी विल रीच अराउंड $275 बिलियन, इतने का हमें ट्रेड करना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? देखिए टोटल 4 क्वार्टर, यानी कि टोटल एक साल का जो हमने प्लान बनाया, दैट वाज अराउंड $400 बिलियन। इतने का प्लान बनाया था कि हमने पूरे एक साल के अंदर हमें $400 बिलियन का हमें ट्रेड करना है, मतलब इतना एक्सपोर्ट्स करना है। बट इसको जो हमने ब्रेक किया, देखिए हमेशा जब भी आप कोई लार्ज प्लान बनाते हैं, तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं ना, कि जैसे मान लो आपने पूरे दिन का प्लान बनाया कि आप पूरे दिन में एक मॉडर्न हिस्ट्री का 10 चैप्टर फिनिश करोगे। ठीक है, तो यू डिसाइडेड टू डिवाइड इट। आपने बोला कि 2 घंटे में मैं एक करूंगी, फिर 2 घंटे में एक करूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपने डिवाइड कर दिया। सिमिलरली इंडिया ने भी अपने डिफरेंट टारगेट्स को डिवाइड कर दिया। तो जो फर्स्ट 3 जो हमारा क्वार्टर था, उसको जब डिवाइड किया, तो उसका अराउंड $275 बिलियन का एक्सपोर्ट का प्लान रखा था। बट अगर आप हमारा थर्ड क्वार्टर जब फिनिश हुआ, हमारा जो हमारा अक्टूबर के आसपास में फिनिश हुआ, आप उसको देखेंगे तो वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड अराउंड $300 बिलियन। देखिए हमने प्लान किया था $275 बिलियन का, बट हमने $300 बिलियन अचीव कर लिया। इसका मतलब क्या है, हमने जितना प्लान किया था उससे भी ज्यादा हाई हमने एक्सपोर्ट कर दिया। दिस इज अ वेरी वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड फिगर। क्या शो करता है ये शो करता है ये है कि इंडिया के अंदर डिमांड इंक्रीज हुई है, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, इंडिया के अंदर सप्लाई इंक्रीज हुआ है, एवरी सिंगल थिंग हैज इंक्रीज। उसके कारण इंडिया का ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रेंड दैट यू मस्ट रिमेंबर कि पिछले एक साल के अंदर, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक का जो एरा है, उसके अंदर हमने अपने डिमांड को, यानी कि अपने एक्सपोर्ट्स को टेक्निकली 50% से ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर थिंग। और सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इस साल यानी 2021-22 का जो हमारा जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उस चीज के लिए हमने अपना टारगेट बनाया था $400 बिलियन का। बट उसके थर्ड क्वार्टर खत्म होते होते हमने ऑलरेडी उस चीज का, मतलब जितना हमने टारगेट किया था उससे भी ज्यादा हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स के अंदर, दैट विल बी कि एग्जैक्टली कौन कौन से कमोडिटीज ऐसी हैं जिसको इंडिया ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, फिर इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो पहले हम एक्सपोर्ट्स को समझते हैं कि सबसे पहले इंडिया ने पिछले एक साल के अंदर क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट की है। नाउ यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल 10, बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर टॉप 3। देखिए नॉर्मली आपसे मतलब 3 या 4 अब आपको कमोडिटीज दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको उसको ऑर्डर में रखने को बोला जाएगा कि जस्ट ट्राई टू कीप इट, मतलब इसको एक ऑर्डर के अंदर अरेंज कीजिए, ताकि आपको, मतलब आपको बेसिकली बताना होगा कि ठीक है कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। देखिए सबसे ज्यादा जो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सबसे ज्यादा। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। नाउ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मतलब क्वेश्चन कम्स कि इंडिया तो सारे के सारे पेट्रोल खरीदता है, सारा डीजल खरीदता है, तो एक्जैक्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंडिया बेच कैसे रहा है? आपको याद होगा पिछले वीडियो जो फिजिकल डेवलपमेंट था उसके अंदर हमने इस चीज को बहुत ही डिटेल के अंदर बात की थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम कौन सा खरीदते हैं, कौन सा बेचते हैं। आपको याद है, पेट्रोलियम खरीदते हैं डायरेक्टली जो फिनिश प्रोडक्ट्स होता है, बट जो हमारे इंडिया के अंदर जो क्रूड ऑयल प्रेजेंट होता है, क्रूड ऑयल को हम यहाँ से इंडिया से बेचते हैं। तो सबसे ज्यादा जो हमने एक्सपोर्ट्स किया है वो क्या, हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। सेकंड, जो पर्ल, प्रेशियस स्टोन्स और सेमी प्रेशियस स्टोन्स है, इंडिया इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। जस्ट रिमेंबर थिंग अगेन, इंडिया क्या करता है, इसका फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बेचता है। ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, इसका मतलब क्या है, रॉ मटेरियल इंडिया खरीदेगा। तो अगर आपको रॉ मटेरियल के अंदर अगेन ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स दिखते हैं, तो आपको समझना है कि जो रॉ मटेरियल है उसका मतलब हम खरीदते हैं, उसके बाद उसको फिनिश प्रोडक्ट्स बनाकर हम उसको बेचते हैं। सिंपल वर्ड में समझिए, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर माइन है, उस माइन से अगर कोई डायमंड निकलता है, ठीक है, तो उस डायमंड का जो क्रूड फॉर्म होगा, यानी कि जो रॉ फॉर्म होगा, यानी कि जो कच्चा फॉर्म होगा, मतलब जिस तरीके से वो डायमंड बाहर निकला है। देखिए जब डायमंड एक अंदर जमीन से निकलता है, तो उस तरीके से आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते
सकते हैं, मतलब वो किसी काम का नहीं होता है, उसको प्रॉपर्ली पॉलिश करना होता है, डिफरेंट स्टेप्स लेने होते हैं, उसके बाद वो डायमंड काम का आता है। तो ये जो क्रूड फॉर्म ऑफ डायमंड है ना, जो मतलब रॉ फॉर्म में है, उसको इंडिया खरीद लेता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल को खरीदना। उसके बाद उस पर्टिकुलर डायमंड को हमारे एमपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे डायमंड प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं। आपने पन्ना का नाम सुना है? महाराष्ट्र के सॉरी एमपी के अंदर एक प्लेस है दैट इज कॉल्ड एज पन्ना। दिस इज द ओनली प्लेस जहां पर हमारा डायमंड का एक माइन मिलता है, ठीक है, आपको याद रखना है पर्टिकुलर प्लेस का नाम पन्ना नाम है, जो कि एमपी के अंदर प्रेजेंट है। तो पॉइंट इज देखिए, ये जो पन्ना है इसके अंदर यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक डायमंड की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पर मतलब क्या करते हैं कि बाहर की दूसरी कंट्रीज से जो भी रॉ मटेरियल्स होता है डायमंड का, उसको खरीदते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर लेके आते हैं, उसको प्रॉपर्ली पॉलिश करते हैं, जो भी शेप वगैरह देना होता है उसको शेप देते हैं, उसके बाद उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाकर इस चीज को बेच दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? इंडिया प्रेशियस स्टोन्स और सेमी प्रेशियस स्टोन्स का फिनिश प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर है। तो सबसे ज्यादा हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, सेकंड नंबर पे हम करते हैं पर्ल, प्रेशियस स्टोन्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स को, थर्ड नंबर पे वी एक्सपोर्ट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील जो है इंडिया के अंदर फिनिश प्रोडक्ट्स, अगेन इंडिया इसको बेचता है। फोर्थ, इंडिया बहुत सारे मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, जैसे बहुत सारे ड्रग्स मेडिसिन हो गए, बहुत सारे बायोलॉजिकल फॉर्मुलेशंस हो गए, इन सबको बेचता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे इंडिया गोल्ड और जो जितने भी मेटल की ज्वेलरीज वगैरह होती है, प्रेशियस मेटल की ज्वेलरी होती है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सबको काफी ज्यादा बेचता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट्रोलियम, पर्ल, आयरन, स्टील, ड्रग्स एंड मतलब इन सब में, तो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर कि पहले पेट्रोलियम होगा, देन स्टोन्स वगैरह होंगे, प्रेशियस स्टोन्स वगैरह होंगे, देन कम्स आयरन एंड स्टील, देन कम्स ड्रग्स एंड मेडिसिन, एंड देन कम्स बहुत सारी गोल्ड वगैरह हो गए, जो बाकी ज्वेलरीज हो गई। ये तो हो गए टॉप 5। नाउ यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड, देखिए ये आपको याद नहीं करना है, जस्ट हल्का सा आपको बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखना है कि एक्जैक्टली मतलब क्या क्या चल रहा है। यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक केमिकल्स, हम केमिकल्स भी बहुत सारे यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आप जानते हैं कि इसके अंदर हम अपने आप को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आपको याद होगा हम सेमीकंडक्टर के बारे में लगातार बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। सेमीकंडक्टर की जो चिप्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर भी इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज कराना चाहता है। इस चीज के लिए भी हमने इसके एक्सपोर्ट को भी काफी इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स में हमने काफी इंक्रीज किया है। आयरन एंड स्टील के बने हुए प्रोडक्ट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने आयरन एंड स्टील दिख रहे हैं, ये पूरी तरीके से क्रूड फॉर्म में है, मतलब ये पूरी तरीके से सिंपली आयरन के बड़े बड़े जो स्लैब्स है उसको बना के भेजा जाता है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील, जैसे कि रेलवे के कोचेस वगैरह हो गए, एरोप्लेन के डिफरेंट मटेरियल्स वगैरह हो गए, वो सब जो क्रूड फॉर्म मतलब जो फाइनल फॉर्म बन जाती है ना, उन सबको भी बेचते हैं। एंड फाइनली वी ऑल्सो सेंड मरीन प्रोडक्ट्स। नाउ दीज आर द टॉप 10 थिंग्स जो कि हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, first of all, you don't need to remember all 10. Please don't remember all 10. Just try to keep in mind the top 5. Maximum अगर आप top 5 को याद रख लेते हैं, that is more than enough. देखिए, because आपको जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा प्री के अंदर ना, तो यूपीएससी does not wants you to cram things. आपको रट्टा मारने के लिए यूपीएससी नहीं चाहता। यूपीएससी चाहता है कि आप वहां पर अपना दिमाग लगाए। देखिए, जब भी आप को क्वेश्चन आता है यूपीएससी के अंदर, स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर, अगर देखिए मान लीजिए कि वहां पर टोटल 4 डिफरेंट चीजें दी हुई हैं, ठीक है, तो यू कैन बी वेरी अश्योर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि जो टोटल 4 होंगी ना, उसमें से एटलीस्ट 3 जो होंगी ना, वो टॉप 5 में से होने वाली। तो अगर आपको टॉप मतलब टोटल 4 में से अगर आपको 3 का भी एग्जैक्ट अरेंजमेंट पता है, मतलब आपको ऑर्डर पता है, तो यू कैन ऑटोमेटिकली डू द फोर्थ। जस्ट रिमेंबर दिस, यूपीएससी आपको क्रैम करना नहीं चाहता है। यूपीएससी डज नॉट वांट्स दैट यू आप किसी को रट्टाफाई करो, आप किसी को क्रैम करो, मतलब रट्टा मार के याद करो, ये सब वो यूपीएससी नहीं चाहता है। यूपीएससी बस चाहता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज के अंदर अपना दिमाग लगाएं और उस दिमाग को यूज करके आप एक आंसर निकालने की कोशिश करें। तो अगर आप टॉप 5 सिंपली याद कर लेते हैं, दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीस थिंग्स। आपको बस ध्यान रखना है केमिकल्स का जो प्रोडक्शन होता है, देखिए हम लोग केमिकल्स से एक्सपोर्ट करते हैं बट काफी कम करते हैं, इलेक्ट्रिकल को और ज्यादा कम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप हल्का सा बैक ऑफ द माइंड ध्यान रख सकते हैं, बट डोंट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ the next graph that is given in this particular economic survey, this is very very important, and this can be a direct question in prelims, which is the largest export मतलब destination कौन सा है, ऐसा कौन सा प्लेस है जहां पर हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। The first one is USA, second one is UAE, third is China, fourth is Bangladesh and fifth is Hong Kong. Again remember just the top 5, don't remember all these। आपको कंफ्यूज किया जाएगा यूके के साथ। यूके के साथ हमारा ट्रेड काफी होता है, तो क्या यूके हमारा वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है? ओके, बिफोर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन? देखिए, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन का सीधा सा मतलब है कि इंडिया किस किस कंट्री को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, मतलब इंडिया अपना सामान कहां पर बेचता है, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पे यूएसए है। आपको आपने एक चीज देखा होगा, यूएसए से हम बहुत सारे सामान खरीदते हैं, तो यूपीएससी आपको कंफ्यूज करेगा कि क्या यूएसए हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है या फिर इंपोर्ट डेस्टिनेशन है, बिकॉज हम खरीदते भी बहुत सारा है। बट आपको ध्यान रखना है, यूएसए हमारा सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, एंड दिस इज गिवन इन आवर लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे। तो आप इस पर्टिकुलर चीज पे पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। यूपीएससी भी अपने क्वेश्चंस को इसी पर्टिकुलर डेटा के थ्रू बनाएगा और अपने आंसर को भी यहीं से मैच करेगा। तो जस्ट रिमेंबर
रिमेंबर दिस पर्टिकुलर जो टॉप 5 नेम्स है एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। नाउ ये आप समझ गए एक्जैक्टली हम एक्सपोर्ट को किस तरह से आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ सालों के अंदर कौन कौन से स्कीम्स लॉन्च किए हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सकें। नाउ देखिए, एक चीज तो आप जानते हैं कि पैंडेमिक से पहले भी इंडिया इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा मतलब फोकस कर रहा था कि किसी तरीके से जो इंडिया की डोमेस्टिक जो मार्केट है उसके चीजों को बाहर बेचा जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्कीम्स वगैरह बनते रहते हैं, जिसमें आपने ट्राइबल के बहुत सारी चीजों को देखा होगा जो अमेजॉन के थ्रू बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे एमएसएमई इंडस्ट्री है, उनकी चीजों को बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्जैक्टली कौन कौन से स्कीम्स है? नाउ दीज स्कीम्स या किसी डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर नहीं पूछा जाएगा, दीज विल बी डायरेक्टली आस्क्ड इन द मेंस। मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हिच आर द सिंपल मतलब व्हिच आर द मेन प्रोडक्ट्स जिसको व्हिच आर द मेन स्कीम्स एक्चुअली जो कि इंडियन गवर्नमेंट यूज कर रही है अपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज रॉ टैप स्कीम। नाउ रॉ टैप स्कीम के बारे में हमने डिटेल में काफी बात कर रखी है। इसका सिंपल सा मतलब है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। मतलब जब भी एक पर्टिकुलर पर्सन, मान लीजिए कोई इंडिया का पर्सन है, ठीक है, वो इंडिया से कोई सामान को एक्सपोर्ट करके बाहर भेजना चाहता है, जब भी वो चीजों को बाहर भेजना चाहता है ना, तो उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट कम ड्यूटीज लगाएगी, कम टैक्सेस लगाएगी ताकि वो सामान इजीली वो बाहर भेज सके। सेकंड चीज, एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, देखिए अभी तक हम देख रहे थे कि बहुत एक इंडिया को एक नेशन की तरह यहाँ पे डेवलप किया जा रहा था कि इंडिया का प्रोडक्ट्स यहाँ पर बाहर बिकेगा, बट इंडिया के प्रोडक्ट से भी ज्यादा वैल्यूएबल वो होगा अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दें। देखिए अगर आप सोचिए, मान लीजिए कि जैसे एक पर्टिकुलर प्लेस का कोई चीज है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, अगर उस चीज को आप बाहर जाकर बेचते हैं तो ऑल दो उस पर्टिकुलर प्लेस के नाम से बिकेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज नागपुर के ऑरेंजेस। ठीक है, आपने सुना होगा नागपुर के ऑरेंजेस को यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है। तो नागपुर के ऑरेंजेस जो है उनकी एक अलग खासियत ये होती है कि बहुत मीठे होते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि अगर इस ऑरेंजेस को अगर आप बाहर जाकर बाहर की कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या आप उसको नागपुर के नाम पे एक्सपोर्ट करेंगे या फिर इंडिया के नाम पे एक्सपोर्ट करेंगे? ठीक है, आप उसको ध्यान से सोचिए। ऑल्दो नागपुर के नाम पे एक्सपोर्ट होगा बट स्टिल इट विल बी कॉल्ड इंडियन, इसलिए इंडिया का भी ऑटोमेटिकली यहां पर काम हो जाएगा। तो इसलिए हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं एज एक्सपोर्ट हब। थर्ड इज कि हमने इसके बारे में बात की हुई है, डिफरेंट पीएलआई स्कीम्स को लॉन्च किया गया है टोटल 14 सेक्टर्स के लिए। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस 14 कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड। आपसे एक स्टेटमेंट के अंदर आ सकता है कि पीएलआई स्कीम के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं? देयर आर टोटल 14 सेक्टर्स। ठीक है, पीएलआई स्कीम आपको याद होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स का मतलब क्या है? डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्टार्टअप्स को, अलग अलग बिजनेस को काफी ज्यादा फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसका ईज ऑफ बिजनेस को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट चीजें चाहिए होती है। उसके अंदर एक चीज जो चाहिए होता है दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। उसी चीज को जल्दी प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इज कि हमारा एक एग्जिम बैंक होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिम बैंक? एग्जिम बैंक को अगर आप ब्रेक करेंगे दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। ठीक है, तो एक ऐसा बैंक है जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स वगैरह को पैसा वगैरह प्रोवाइड करता है उनको एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट में हेल्प करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर बैंक के अंदर पैसा कभी कम ना हो। पैसा कम नहीं होगा तो क्या होगा? लोगों को लगातार लोन मिलता रहेगा, इसलिए पैसा को लगातार इन्फ्यूज करती रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिर से इस चीज के अंदर पैसा डालती रहती है ताकि इस बैंक के पास इतना इनफ पैसा रहे कि कोई भी पर्सन अगर इससे लोन मांगने आए तो उसको इजीली प्रोवाइड कर सके। एंड फाइनली वी हैव कैपिटल इन्फ्यूजन इन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाउ दिस इज द बॉडी। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए कि कोई इंडियन बिजनेसमैन है, ठीक है, अगर वो किसी दूसरे कंट्री के अंदर कोई चीज एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, जैसे सपोज एक्सपोर्ट करता है या फिर कोई चीज मतलब खरीदता है, तो क्या होगा? उसके बदले में उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर पैसे देने पड़ेंगे या फिर पैसे लेने पड़ेंगे। अगर एक्सपोर्ट करेगा तो पैसे लेगा और नहीं तो अगर इंपोर्ट करेगा तो पैसे देगा। तो इन सब चीजों के लिए बदले में क्या होता है? इंडिया की तरफ से जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो लोग एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक गारंटी पेपर लेते हैं और ये गारंटी पेपर वो डिफरेंट कंट्री के अंदर डायरेक्टली जमा करते हैं, जिससे कि उन कंपनीज की, उन बिजनेसेस की जो ऑथेंटिसिटी होती है, जो उनके पीछे का जो प्रेशर होता है ना, वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसके कारण काफी सारा पैसा इस चीज के लिए मिलता है, इसलिए काफी ज्यादा इसके अंदर हेल्प मिलती है। ये मेन स्कीम्स थे जिसके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट जो है डिफरेंट टाइप के एक्सपोर्ट्स को हमारे यहाँ पे बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए हम ऑलरेडी डिफरेंट कंट्री के साथ एफटीए साइन कर रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएई। आपको याद होगा हमने इसके बारे में काफी ज्यादा बात की हुई है। इन सबके साथ हम यहां पर डिफरेंट कंट्री के साथ हम एफटीए साइन कर रहे हैं ताकि हमारे जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उन सबको एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म मिल सके, एक प्रॉपर यहां पर एक रास्ता मिल सके, एक प्रॉपर प्लेस मिल सके, एक मार्केट मिल सके ताकि हम उसको प्रॉपर्ली अपने सामान को बाहर जाकर एक्सपोर्ट कर सकें। फाइनली इसके अलावा हम एक गतिशक्ति मास्टर प्लान बना रहे हैं। गतिशक्ति के अंदर आपको याद होगा रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट प्लान्स हैं जिसके थ्रू क्या होगा? हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट होगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली चीजें बनेंगी और चीजें बनेंगी तो ऑटोमेटिकली हमारा एक्सपोर्ट धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये था हमारा पूरा का पूरा एक्सपोर्ट सेक्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं इंपोर्ट सेक्टर के बारे में। ठीक है, आई होप आप एक्सपोर्ट सेक्टर पूरा का पूरा समझ गए प्रॉपर्ली। लेट्स टॉक अबाउट द इंपोर्ट सेक्टर। यहां पर इंपोर्ट सेक्टर के अंदर आपको समझना है कि हमने पिछले कुछ सालों के अंदर हम जब मतलब ऑब्वियसली कोविड आया था, कोविड के बाद हमारी डिमांड बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई थी। डिमांड रिड्यूस हो गई थी मतलब लोगों ने बाहर से सामान खरीदना बंद कर दिया था। बट पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में हमने यहाँ पर फिर से अपने डोमेस्टिक डिमांड को इंक्रीज कर लिया, रिवाइव कर लिया। उसके कारण हमारा इंपोर्ट ग्रोथ भी कहीं
ना कहीं काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। हमने पीछे देखा हमारा एक्सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है, सिमिलरली हमारा इंपोर्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है, जहां पर देखा हमने पिछले एक साल में हमारा इंपोर्ट ऑलमोस्ट 68.9% तक इंक्रीज हो गया है। मतलब एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर हमने इस साल 68.9% ज्यादा इंपोर्ट किया। अगर आप पिछले साल से देखें, मतलब जो प्री पैंडेमिक कह रहा था 2019-20 वाला, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो उस साल हमने 21.9% के आसपास में इंपोर्ट किया था, मतलब इतना हमने इंपोर्ट किया था, बट इस साल हमने 68.9% ज्यादा इंपोर्ट किया है। सो दिस इज अ वेरी गुड फिगर। अगेन द मेन क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इज कि एग्जैक्टली हमारे इंपोर्ट की कमोडिटीज कौन कौन सी है। अगेन यू नीड टू रिमेंबर जस्ट द टॉप 5। देखिए पेट्रोलियम, क्रूड, ठीक है, देखिए ध्यान सोचिए, हम वहां से हम बेचते हैं क्रूड ऑयल, बट हम यहां से खरीदते कौन सा है, इंपोर्ट कौन सा करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सब खरीदते हैं। सेकंड इज गोल्ड, थर्ड इज पेट्रोलियम के डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है। फोर्थ इज पर्ल, प्रेशियस स्टोन, ये आपको याद है मैंने बताया, हम यहाँ पर रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो रॉ मटेरियल हमने खरीदा, रॉ मटेरियल को हम इंपोर्ट करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स को फाइनली बेचते हैं। फाइनली वी हैव कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स, ठीक है। देखिए कोल इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ऑब्वियसली बैड क्वालिटी का, इसी कारण हमें कोल भी खरीदना पड़ता है। द पॉइंट इज इन सब के कारण ये टॉप 5 चीजें हैं जिसको हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। I hope again the same fundas, same rules. Don't need to remember every single thing. Just need to remember the top 5. इसके अलावा देखिए टॉप मतलब 6 से लेकर 10 तक और भी है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को भी हम काफी ज्यादा यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली फ्रॉम चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, राइट, ये सब। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स को, ऑर्गेनिक केमिकल्स को, कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत सारे पार्ट से भी चाइना से, इंडोनेशिया से करते हैं। फाइनली वी हैव प्लास्टिक के रॉ मटेरियल्स हम काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। बट अगेन यूपीएससी विल आस्क यू अमंग द टॉप 5 ओनली, ठीक है। जस्ट गो विद द टॉप 5, जस्ट रिमेंबर द टॉप 5। अगर आप टॉप 5 निकालते हैं, अगर आपके सामने 4 क्वेश्चन, 4 नाम है भी, तो यू कैन इजिली मेक आउट कि एग्जैक्टली कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, और आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो डोंट रेटिफाई ऑल द स्टेटमेंट्स, आपको सिर्फ यहां पर टॉप 5 याद करना है, इसके अलावा कोई याद नहीं करना है। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स हियर कि एग्जैक्टली हमारा इंपोर्ट सोर्सेस कहां पे है, कहां से हम एग्जैक्टली इंपोर्ट करते हैं, हमारे इंपोर्ट की डेस्टिनेशन कहां पे है। सिंपल वर्ड्स मतलब क्या है, हम कहां से सामान को खरीदते हैं इंडिया के अंदर। द फर्स्ट वन इज ऑलमोस्ट 15% से ज्यादा सामान अभी भी हम चाइना के ऊपर रिलायंट है। देखिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यूपीएससी कैन अगेन ट्राई टू कंफ्यूज यू, बिकॉज आपको पता है कि पिछले 2 साल से एंटी चाइना बहुत सारे हमारे स्टांसेस चल रहे हैं। तो क्या हमारा इंपोर्ट, तो क्या हमारा चाइना का जो इंपोर्ट है वो रिड्यूस हो गया? देखिए ऐसा कोई रिड्यूस नहीं हुआ है। हमारा पहले ये अराउंड 18% के आसपास हुआ करता था, उससे रिड्यूस होकर 15% के आसपास आ गया है। बट द पॉइंट इज कि स्टिल चाइना इज ऑन द टॉप। हम सबसे ज्यादा भी इंपोर्ट चाइना से ही करते हैं। सेकंड नंबर पे वी डू ऑन यूएई। यूएई से ऑलमोस्ट 7.3% करते हैं। व्हाट डू वी परचेज फ्रॉम यूएई? इट इज ऑयल एंड गैसेस, ठीक है, हम ये चीज इनसे परचेज करते हैं। थर्ड नंबर पे वी हैव यूएसए। यूएसए हमारा सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जरूर है, बट हमारा थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब यूएसए को हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है उसके अंदर यूएसए टॉप पे था, बट यहाँ पर इंपोर्ट डेस्टिनेशन के अंदर हमारा थर्ड नंबर पे है। फोर्थ पे सऊदी अरेबिया, अगेन ऑयल, इराक ऑयल, ठीक है, फिर कम्स डिफरेंट कंट्रीज, बट अगेन यू नीड टू रिमेंबर जस्ट द टॉप 5। आपको टॉप 5 के अलावा कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी चीजों का आप ऑटोमेटिकली बना लेंगे। ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर और इंपोर्ट सेक्टर। आई होप आपको वो चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। now देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, वो बात करता है ट्रेड एंड सर्विसेज के बारे में, ठीक है। जो मर्केंडाइज बहुत सारी चीजें उन सब के बारे में बात करता है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए जो सर्विसेज सेक्टर है उसके अंदर भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारी इंडिया का काफी ज्यादा इंप्रेसिव वो रहा है, ठीक है। मतलब काफी हमने अच्छा यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल अचीव किया है। अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो हमें पता है कि कोविड के कारण हमारे ग्लोबल रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए। यू नो दिस, राइट। हमारा मूवमेंट बंद हो गया, लॉकडाउन आ गया, उसके कारण क्या हुआ, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से बंद हो गई। हमारे टूरिज्म का रेवेन्यूज मतलब जितना हमें टैक्सेस वगैरह मिलता था वो पूरी तरीके से बंद हो गया। बट इसके बावजूद वी वर एबल टू अटेन अराउंड 18.4% का ग्रोथ। Now this is the beauty of India, ठीक है। डिस्पाइट द लॉकडाउन, डिस्पाइट एवरीथिंग एल्स, जब 2-3 महीनों के लिए जब बीच में लॉकडाउन खुलता था, तो स्टिल हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री, देखिए हमारा ऐसा नहीं कि हमने टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रो कर दिया, हमने ऐसा बहुत ज्यादा नहीं कर पाए हैं, बट स्टिल हमने इसको नेगेटिव में जाने से बचा लिया। हमने एटलीस्ट इस चीज को रोक लिया, मतलब हम इसको पूरी तरीके से खराब नहीं कर पाए, और हमने तब भी 18.4% का एक अच्छा खासा ग्रोथ अचीव कर दिया, जिसके थ्रू में ऑलमोस्ट $177.7 बिलियन मिले थे। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फिगर, परसेंटेज इज फाइन, ठीक है। जस्ट रिमेंबर 18.4%। तो हम पीछे से ऑलरेडी देखते जा रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर कितना इंक्रीज हो रहा है, इंपोर्ट सेक्टर कितना हो रहा है। अब अगेन जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसके अंदर भी काफी ज्यादा इंक्रीज देखा गया। अगर आप प्री पैंडेमिक एरा में देखेंगे 2019-20 में, आपको याद है हम लगातार प्री पैंडेमिक एरा से खुद को कंपेयर कर रहे हैं, तो प्री पैंडेमिक एरा में हम अराउंड 11% पर ईयर की ग्रोथ से मूव कर रहे थे, बट दिस पर्टिकुलर ईयर वी हैव इंक्रीज फ्रॉम 18.4%, मतलब इस स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं। और राइज क्यों हुआ है? ऑब्वियसली बिकॉज लास्ट ईयर जो था वो एक पैंडेमिक ईयर था, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो 18% काफी ज्यादा हो जाता है। नाउ देखिए अब यहां पर दो चीज आती है, सर्विस एक्सपोर्ट और सर्विस इंपोर्ट। तो सर्विस एक्सपोर्ट तो हमने पीछे देखा, देखिए यहाँ पे देखा आपने, सर्विस एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब हमने कितना सर्विसेज प्रोवाइड किया, मतलब बाहर के टूरिस्ट लोग कितने इंडिया के अंदर आए थे, तो उसके थ्रू हमारा जो सर्विस एक्सपोर्ट था वो 18.4% के आसपास इंक्रीज हुआ था। नाउ हमारा जो सर्विस इंपोर्ट था वो भी काफी अच्छा इंक्रीज हुआ, हमने 21.5% का सर्विस इंपोर्ट लिया। इसका मतलब क्या है, हमने ऐसा सर्विसेज जो बाहर से इंपोर्ट किया था,
इसका मतलब क्या है, बाहर से बहुत सारी सर्विसेज इंडिया के अंदर है, बहुत सारी मेडिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी जो हमने मतलब डॉक्टर्स वगैरह को बुलाया, बहुत सारे टेक्नीशियंस को बुलाया जो कि हमें हेल्प कर रहे थे। पॉइंट इज कि हमने बहुत सारी डिफरेंट चीजों से, डिफरेंट कंट्रीज से सर्विसेज को खरीदी, और जो खरीदी या फिर हमारे जो लोग हैं वो टूरिज्म के लिए बाहर दूसरी कंट्रीज में गए, वो चीज भी काफी इंक्रीज हुई है, ऑलमोस्ट 21.5%। ओके, मैं आपको एक छोटा सा ऑन द लाइटर नोट आपको मैं एक चीज बताता हूं। आपको याद होगा जब पैंडेमिक पीक पे था उस टाइम आपने बहुत सारे न्यूज सुने होंगे, बहुत सारे हमारे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस या फिर बहुत सारे जो रिच फैमिलीज थी वो लोग बाहर सिंगापुर, थाईलैंड या फिर जो मतलब ऐसे एरियाज है जो कि बीच एरियाज हैं, वहां पर जाकर वो एंजॉय कर रहे थे। आपको याद होगा इस चीज के अगेंस्ट काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, काफी सारे इसके अगेंस्ट क्वेश्चन किए गए थे कि मॉरल प्रिंसिपल्स कहां गए एंड ऑल। बट द पॉइंट इज कि अगर आप सोचिए हमारा सर्विस इंपोर्ट इंक्रीज क्यों हुआ था, उसी सब के कारण हमारा सर्विस इंपोर्ट इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ था। बिकॉज डिस्पाइट द पैंडेमिक ऐसी कंट्रीज जो कि पैंडेमिक से अफेक्टेड नहीं थी, कुछ आइलैंड कंट्रीज, हमारे बहुत सारे रिच लोग ऐसे थे जो कि उस पर्टिकुलर आइलैंड पे चले गए थे। मतलब पॉइंट इज मैं आपको एक लाइटर नोट पे समझा रहा हूं ताकि आपको एक्जैक्टली समझ आए कि इंडिया के लोग टूरिज्म में गए कब, तो वही लोग जो थे जो कि एक्चुअली बाहर गए थे, उसके कारण काफी सारा इंपोर्ट हमारा आया था। इंपोर्ट देखिए, इंपोर्ट का आप सिंपल समझ सकते हैं कि इंडिया के पास बिल आया था, मतलब सिंपल चीज है कि बहुत सारी चीजें हमने खरीदी थी तो हमने वहां जाकर उनकी सर्विसेज खरीदी थी, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। ऑलराइट, ये आप समझ गए बेसिकली सर्विसेज एक्सपोर्ट हमारा कितना इंक्रीज हुआ, फिर इंपोर्ट हमारा कितना इंक्रीज हुआ। नाउ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्विसेज एक्सपोर्ट और सर्विसेज इंपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा मतलब कौन इंक्रीज हुआ, एक्सपोर्ट और मतलब इंपोर्ट्स के अंदर, तो आपने इंपोर्ट्स को देख लिया यहाँ पर 21.5% और एक्सपोर्ट आपने देख लिया ऑलमोस्ट 18.4%। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसका आंसर क्या है, दैट इज सर्विसेज इंपोर्ट हमने ज्यादा हमने अचीव किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सर्विसेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर ज्यादा कौन सा मतलब फास्ट ग्रो कर रहा है, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि हम सर्विसेज के सरप्लस में चल रहे हैं या फिर हम डेफिसिट के अंदर चल रहे हैं, तो यू कैन इजीली आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि ऑल बिकॉज हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे डेफिसिट के अंदर है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि हमने टूरिज्म के अंदर ऑल्दो अपने स्पीड को काफी इंक्रीज करने की कोशिश की है, बट इसके बावजूद हमारा जो सर्विसेज है वो डेफिसिट के अंदर चल रहा है, ठीक है, बिकॉज हमने ज्यादा इंपोर्ट किया एज कंपेयर टू द एक्सपोर्ट। ऑलराइट, आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेमिटेंसेस पार्ट। देखिए सर्विसेज के अंदर ही एक रेमिटेंसेस का पार्ट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि रेमिटेंसेस होता क्या है। देखिए रेमिटेंसेस को अगर आप सिंपल वर्ड में समझिए, मतलब समझिएगा, देखिए सिंपल वर्ड्स में समझिए कि अगर एक कोई इंडिया का पर्सन है जो कि इंडिया के बाहर किसी दूसरे कंट्री में रहता है, लेट्स फॉर एग्जांपल टेक यूएसए, ठीक है, मान लीजिए कि कोई इंडिया का पर्सन है जो कि यूएसए में रहता है, फिर कनाडा में रहता है। द पॉइंट इज कि जस्ट सपोज वहां पर वो कुछ काम करता है, उसके बाद अपनी फैमिली को यहाँ पर यूएसए से इंडिया के अंदर कुछ पैसे भेजता है। नाउ दिस पर्टिकुलर पैसा जो कि वो एक्चुअली यूएसए के अंदर कमाया गया है, बट उसको यूएस डॉलर से कन्वर्ट करके इंडियन डॉलर्स के थ्रू इंडिया के अंदर भेजा गया है, दैट पर्टिकुलर पैसा इज कॉल्ड रेमिटेंसेस, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। मतलब क्या है कि बाहर, मतलब कोई इंडिया का पर्सन इंडिया से बाहर रह के वहां पर पैसे कमाता है, देन उस पैसे को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके इंडिया के अंदर भेजता है अपनी फैमिली के पास, दैट थिंग इज कॉल्ड एज रेमिटेंसेस, सिंपल वर्ड्स में। नाउ द क्वेश्चन इज द बेसिकली पॉइंट इज कि इंडिया इज द लार्जेस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्री। इसका मतलब क्या है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आते हैं। इसका मतलब है सबसे ज्यादा लोग इंडिया के ऐसे हैं जो कि बाहर रहते हैं और सबसे ज्यादा पैसा भेजते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट, इंडिया 2008 के बाद आज तक इस पर्टिकुलर फर्स्ट पोजीशन से हटा नहीं है। इसका मतलब क्या है, 2008 से इंडिया लार्जेस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्री है, मतलब सबसे ज्यादा इंडिया के लोग जो बाहर रहते हैं, सबसे बाहर ज्यादा मतलब पैसे इंडिया के अंदर भेजते हैं। अब आप एग्जांपल जानते हैं, बहुत लोग यूएसए में रहते हैं, बहुत लोग कनाडा में रहते हैं, बहुत लोग अरब जो कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज है उसके अंदर रहते हैं, जो ऑयल की कंपनीज वगैरह में काम करते हैं और इंडिया के अंदर वापस पैसे भेजते हैं। तो इन सबको अगर मिलाकर देखेंगे ऑलमोस्ट 87 बिलियन डॉलर जो पैसा जो इंडिया के अंदर आता है, दैट इज थ्रू रेमिटेंसेस। मतलब इतने ही पैसे हमारे लोग बाहर से अपने अपने फैमिलीज को अंदर भेजते हैं, इंडिया के अंदर भेजते हैं। ये 2021 का ये सबसे हाईएस्ट है। जस्ट रिमेंबर अ सिंपल फैक्ट कि इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट नहीं हाईएस्ट रेसिपिएंट मतलब रेमिटेंसेस की कंट्री है। और सेकंड चीज, हमने अभी तक $100 बिलियन को नहीं छुआ है। द सिंपल क्वेश्चन दैट यूपीएससी विल आस्क इज कि हमने रिसेंटली $100 बिलियन का छू लिया है, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। $87 बिलियन की स्टेटमेंट है। देखिए आप जब भी एक पर्टिकुलर फैक्ट देखिए तो उसके आसपास का फिगर्स देखिए और देन ट्राई टू रिमेंबर कि यूपीएससी क्या पूछ सकता है। अगर आप पिछले 5 साल का इकोनॉमिक सर्वे के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, अगर आप उसका ट्रेंड देखेंगे तो यूपीएससी हमेशा ट्रेंड पूछता है, आसपास का जो फिगर है वही पूछता है, ठीक है। सो आपको कोई भी चीजें यहाँ पर रट्टा नहीं करनी है, क्रैम नहीं करनी है, सिंपली आप उसको समझ लेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो आप समझ गए इंडिया सबसे लार्जेस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्री है। और सेकंड चीज $87 बिलियन का हमने ऑलरेडी यहाँ पर अचीव किया है, मतलब रेमिटेंस अचीव किया है। इसका मतलब क्या है, हम $100 बिलियन तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। दिस विल बी द क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है तो। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो हो सकता है कि 2008 के बाद इंडिया 2 बार यहाँ पर स्लिप हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है। 2008 के बाद इंडिया अभी तक हमेशा टॉप पे रही है रेमिटेंसेस के मामले में। नाउ द सबसे फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी इज दिस वन। जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया के कौन कौन से लार्जेस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट डेस्टिनेशन कौन कौन से लार्जेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन कम्स की सबसे ज्यादा इंडिया के जो मतलब इंडिया के बाद और कौन कौन सी कंट्रीज जहां से रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा आती है। सबसे पहला तो हो गया इंडिया, मतलब सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया को आती है। सेकंड नंबर पे कौन है, देखिए सेकंड नंबर पे है यहाँ पर वी हैव चाइना, ठीक है, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे वी हैव मैक्सिको, फोर्थ नंबर पे वी हैव फिलीपींस एंड फिफ्थ नंबर पे वी हैव इजिप्ट।
ये 5 टॉप कंट्रीज है, ठीक है। ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डायरेक्टली मेंशन नहीं था, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू आप इस चीज को भी मतलब निकाल सकते हैं कि अगर आपसे रेमिटेंसेस के बारे में पूछा जाएगा तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सेकंड नंबर पे कौन है। जस्ट रिमेंबर कि फर्स्ट पे इंडिया है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड नंबर पे मैक्सिको। अगर आप पहले 3 भी याद कर लेते हैं दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। आपको पहले 3 याद होने चाहिए। ये हो गया हमारा सिंपल डेटा। अब नेक्स्ट डेटा जो कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डायरेक्टली मेंशन किया गया वो ये है कि फॉरेक्स रिजर्व्स किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा है फिर सबसे कम है। बिफोर मतलब स्टडिंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व्स होता क्या है, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व्स को अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व्स का टोटल मतलब ये होता है कि हमारे पास टोटल कितना रिजर्व्स है। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन रिजर्व्स, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर टोटल 4 चीजें आती है। इस पर्टिकुलर चीज को यहां पर इग्नोर कीजिए, इस पर्टिकुलर चीज पे ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी एसेट्स, मतलब दूसरे करेंसीज के अंदर जैसे यूएस डॉलर्स, ठीक है, जापानीज येन और या फिर डिफरेंट जितने भी डॉलर्स मतलब डिफरेंट करेंसी जो होती है अलग अलग कंट्रीज की, उन सब का मतलब उस पर्टिकुलर करेंसी के अंदर कितना पैसा हमने अपने रिजर्व के अंदर रखा हुआ है। पहला चीज तो ये हो गई फॉरेन करेंसी एसेट्स। सेकंड इज कॉल्ड एज गोल्ड। गोल्ड को आप सिंपल बुलियन समझ सकते हैं, ठीक है। बुलियंस, बुलियन क्या होता है? गोल्ड के बिस्किट देखिए आपने, गोल्ड के बिस्किट्स, दे आर कॉल्ड एज बुलियंस, ठीक है, बुलियंस। और उसका अगर आपको देखिए पहली बात आपको गोल्ड को रुपीस में कन्वर्ट करना होता है, देन आपको उस चीज की जो वैल्यू होती है उसको अपने फॉरेक्स रिजर्व के अंदर ऐड करना होता है। थर्ड इज कॉल्ड एज आरटीपी, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसपोजिशन। देखिए रिवर्स ट्रांसपोजिशन जो होता है ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि हर एक कंट्री को आईएमएफ के अंदर रखनी होती है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो आईएमएफ जो होता है इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसके, ये एक ऐसी बॉडी है जो कि ग्लोबल बॉडी है। तो इस ग्लोबल बॉडी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सबको एक पैसा सिक्योरिटी के रूप में रखना होता है। दैट पर्टिकुलर पैसा इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसपोजिशन। एंड जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट दैट रिवर्स ट्रांसपोजिशन यानी कि आरटीपी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ कंट्रीज फॉरेन रिजर्व, बिकॉज देखिए उनका खुद का ही पैसा तो है जो आईएमएफ के पास रखा हुआ है। एंड फोर्थ थिंग इज कॉल्ड एज एसडीआर। नाउ एसडीआर जो है यहाँ पर ये भी आईएमएफ की करेंसी है, सिंपल वर्ड्स में। जिस तरह इंडिया की करेंसी क्या है? इंडियन रुपीस। यूएस की क्या है? यूएस डॉलर्स। सिमिलरली आईएमएफ की करेंसी दैट इज कॉल्ड एज एसडीआर। व्हाट इज द फुल फॉर्म एसडीआर? इज कॉल्ड एज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। नाउ एसडीआर क्या होता है? हर एक कंट्री को आईएमएफ कुछ पैसा देती है, मतलब कुछ पैसा उनके बदले का आईएमएफ अपने पास रखती है, दैट इज कॉल्ड एज एसडीआर। तो देखिए आपको इसके डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाएगा। यू विल बी ओनली आस्क्ड कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो फॉरेक्स के होते हैं। तो फर्स्ट इज सिंपली फॉरेन करेंसी के एसेट्स, डिफरेंट करेंसी के डिफरेंट कंट्री के जो उनके करेंसी के अंदर एसेट्स हैं वो सब। सेकंड इज कॉल्ड एज गोल्ड, गोल्ड यानी कि अपने बुलियन के फॉर्म में, यानी कि जो बिस्किट के फॉर्म में, ठीक है। थर्ड इज रिवर्स ट्रांसपोजिशन जो कि आईएमएफ के अंदर हर एक कंट्री रखती है। एंड फोर्थ इज एसडीआर जो कि आईएमएफ देता है हर एक कंट्री को, मतलब एक टाइप का शेयर प्रोवाइड करता है। तो आप मेन चीज समझिए कि फॉरेक्स के अंदर होता क्या क्या है। द क्वेश्चन कम्स कि इंडिया या फिर जो बाकी के वर्ल्ड कंट्रीज है सबसे ज्यादा फॉरेक्स किसके पास है? द सिंपल आंसर इज द सबसे ज्यादा फॉरेक्स यहाँ पर चाइना के पास है, सेकंड नंबर पे जापान के पास है, थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड के पास है, एंड फोर्थ नंबर पे इंडिया के पास है। यहां पर ये चारों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज 4। बस आपको ये चीज याद करना है कि चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड एंड इंडिया। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस CJSI, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन बी डायरेक्टली आस्क दिस क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि एग्जैक्टली इंडिया का या फिर मतलब किस पर्टिकुलर कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व सबसे हाईएस्ट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इंडिया कौन से नंबर पे है फॉरेक्स रिजर्व के अंदर, ठीक है। ये आता है हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे इकोनॉमिक सर्वे का वो ये बताता है कि एग्जैक्टली इंडिया का एक्सटर्नल डेट कितना है। सिंपल वर्ड्स में डेट क्या होता है? डेट का मतलब होता है उधार। एक्सटर्नल डेट का मतलब क्या होता है? कितना उधार हमने बाहरी सोर्सेज से लिया हुआ है। बाहरी सोर्सेज का मतलब क्या है? इंडिया के बाहर के सोर्सेज से। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, मान लीजिए कि जैसे अगर कोई इंडिया कुछ यूएसए से कुछ उधार लेता है, कुछ जापान से उधार लेता है, कुछ कोरिया से उधार लेता है, ठीक है। इन सारे के सारे डेट्स को बोलते हैं एक्सटर्नल डेट। इंडिया का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है 2021 से खत्म होते होते ऑलमोस्ट $593 बिलियन है। मतलब इतना ज्यादा डेट हमारा, इतना ज्यादा उधार हमने ऑलरेडी ले रखा है एक्सटर्नल लेवल पे। अब इस क्वेश्चन कम्स की एग्जैक्टली इस जो हमारा एक्सटर्नल डेट है उसमें सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है, मतलब सबसे ज्यादा। देखिए अगर मान लीजिए आपने उधार ले भी रखा, मतलब उधार ले भी रखा है, इंडिया ने अगर बहुत सा उधार ले भी रखा, तो इंडिया के अलग अलग कंपोनेंट्स उधार ले रखा है, राइट। इंडिया एज अ कंट्री ने तो उधार नहीं लिया हुआ है, तो इंडिया ने में कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा उधार ले रखा है? तो फर्स्ट वन दैट कम्स इज कमर्शियल बोरोइंग्स। कमर्शियल बोरोइंग का सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी कमर्शियल काम करने के लिए। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखिए जापान से हमने हेल्प लिया था मेट्रोस को बनाने के लिए, सिंपल वर्ड्स में। जापान से हमने फिर से हेल्प लिया कोलकाता के अंदर एक वाटर मेट्रो बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? जापान से हम यहाँ पर कमर्शियल बोरोइंग कर रहे हैं, मतलब कुछ काम करने के लिए हम पैसा मांग रहे हैं, कुछ काम के लिए हम पैसा उधार ले रहे हैं, ठीक है। और जापान हमें जो पैसा दे रहा है हमें से बाद में से विद इंटरेस्ट वापस करना होगा। तो ये जो कमर्शियल बोरोइंग होती है, जो कि हम कुछ काम करने के लिए किसी दूसरी कंट्री से लेते हैं, या फिर आईएमएफ से लेते हैं या वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज द, मतलब वो सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट है हमारे एक्सटर्नल डेट का। सिंपल वर्ड्स में आई होप समझ गए कि एक्सटर्नल डेट होता क्या है और सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है? कमर्शियल बोरोइंग। तो सेकंड नंबर पे है दैट इज एनआरआई के डिपॉजिट्स। एनआरआई कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। वो लोग जो कि इंडिया के अंदर आके मतलब बहुत सारा पैसा रख के जाते हैं, वो भी हमारे लिए डेट का काम करता है, बिकॉज वी नीड टू रिटर्न ऑल दिस पैसा। अब जो पैसा को रिटर्न करना होता है तो ऑब्वियसली हमारे लिए एक टाइप की लायबिलिटी बन गई, हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, इसलिए भी हमारे डेट का काम करता है। जस्ट रिमेंबर द टॉप 2 बिकॉज दोनों ही हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट इज कमर्शियल बोरोइंग, टॉप मतलब सबसे ज्यादा हमारा लार्जेस्ट कंपोनेंट एक्सटर्नल डेट का, और सेकंड नंबर पे हमारा एनआरआई डिपॉजिट्स। ये दो चीज हो गए। अब अगर आप यहां पर हमारे उसकी बात करेंगे
एसडीआर की बात करेंगे, देखिए समझते हैं एसडीआर क्या था, आपको याद है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो कि आप सिंपली वर्ड्स में आईएमएफ की करेंसी समझ सकते हैं। अब पैंडेमिक के टाइम में क्या हुआ था, 2021 के आसपास में क्या हुआ था, आईएमएफ ने डिसाइड किया था कि हर एक कंट्री को कुछ एक्स्ट्रा एसडीआर हम प्रोवाइड करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा हम करेंसीज प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से। तो इंडिया को जो करेंसी प्रोवाइड की गई थी वो सब प्रोवाइड करने के बाद में मतलब हमारी टोटल जो एसडीआर हो गई है दैट हैज इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 23.3 बिलियन। मतलब इतना हमारे पास एसडीआर की करेंसी, मतलब इतना हमारे पास करेंसी आईएमएफ की करेंसी के अंदर ऑलरेडी रखा हुआ है, दैट कैन बी यूज्ड एनी टाइम। ऑब्वियसली देखिए इंडिया या फिर कोई भी कंट्री अपने एसडीआर की करेंसी को अभी भी यूज नहीं करना चाहता है, बिकॉज ये पैसा वो पैसा है जो कि हमेशा हमारे बुरे वक्त के लिए होता है, आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं, ठीक है। जो हमारे बैड टाइम्स के लिए पैसा रखा हुआ है कि बाई चांस कल को अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है हमारी इकोनॉमी में, तो हम इस पैसों को यूज करके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज के लिए इस पर्टिकुलर पैसों को रखा जाता है, और इसलिए हमारा जो 23 बिलियन का ऑलमोस्ट हो गया है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, देखिए हमने यहाँ पर पीछे जस्ट अभी ये चीज देखा था कि एक्जैक्टली जो हमारा होता है उसके अंदर एक चीज होता है फॉरेन करेंसी के एसेट्स होते हैं ना। फॉरेन करेंसी एसेट इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट करेंसी, डिफरेंट कंट्री के जो करेंसीज होती है उस करेंसीज को हम अपने मतलब पास सेव करते हैं, उसको रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज सिंपल वर्ड्स में हमारे फॉरेक्स रिजर्व का एक पार्ट। द क्वेश्चन कम्स, किस पर्टिकुलर कंट्री का जो करेंसी है उसको हम सबसे ज्यादा सेव करते हैं, ठीक है। समझिए इस चीज को, सबसे ज्यादा हम किसको करते हैं और सबसे ज्यादा हम डेट किससे लेते हैं ना। देखिए ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है कि किस पर्टिकुलर कंट्री यानी किस पर्टिकुलर करेंसी के अंदर हम सबसे ज्यादा यहाँ पर डेट लेते हैं, ठीक है। दैट क्वेश्चन कम्स, इसका आंसर है यूएस डॉलर्स, और सेकंड नंबर पे आंसर इज इंडियन रुपीज। मतलब हम सबसे ज्यादा जो उधारी लेते हैं किसी भी कंट्री से, किसी कंट्री से जो हम उधार लेते हैं सबसे ज्यादा हम यूएस डॉलर्स के अंदर लेते हैं, और यूएस डॉलर्स के बाद हम किसी कंट्री से ट्राई करते हैं अगर हमें पैसे लेने भी है तो हम इंडियन रुपीज के अंदर लें, यानी कि हम अपने खुद की करेंसी के अंदर लेते हैं। तो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर दो चीजें कि अगर इंडिया को कोई भी डेट लेना है किसी बाहर की कंट्री के साथ या फिर आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, किससे भी, तो या तो इंडिया यूएस के डॉलर्स में लेगा टॉप पे, हाईएस्ट पे, या फिर इंडिया अपने खुद के रुपीस के अंदर लेगा, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। ये हो गया हमारा सारा का सारा जितना भी ट्रेड का सेक्टर कंप्लीट हो गया, हमारा सर्विसेज का सेक्टर कंप्लीट हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, जहां पर हम बात करेंगे मॉनेटरी मैनेजमेंट के बारे में। देखिए हम एक वीडियो के अंदर इतने सारे डिफरेंट चैप्टर्स को कर पा रहे हैं बिकॉज दीस चैप्टर्स आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और बहुत ज्यादा इसमें डेटा हमारे यूपीएससी काम कर लिए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जो कि हमने सबसे ज्यादा डिटेल में किया था, स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी और फिस्कल डेवलपमेंट, वो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बाकी चैप्टर्स को भी अभी हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द मॉनेटरी मैनेजमेंट। सिंपल वर्ड्स में आप समझ रहे हैं मनी को मैनेज किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। अगेन हमारी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड्स एंड डेटास, ठीक है। हम ट्रेंड्स और डेटा को के ऊपर हम फुल फोकस करते हैं। ऑलराइट, द फर्स्ट ट्रेंड इज कि जो हमारा ग्रॉस एनपीए है, एनपीए का मतलब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने बैंक से कोई लोन ले रखा है और वो लोन अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वापस नहीं करता है, दैट पर्टिकुलर लोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मिंग एसेट? देखिए नॉन परफॉर्मिंग से पहले आप समझिए परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, पीएस क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि बैंक आपको, जस्ट सपोज कि आप एक बैंक है, ठीक है। अब आप एक बैंक है तो आप एक पर्सन को मान लीजिए 10 रुपए लोन देते हैं। जस्ट सपोज यू गिव अ पर्टिकुलर पर्सन 10 रुपए का लोन और आपने इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट रेट लगा दिया। इसका मतलब क्या, आपने बोला कि हर महीने आप मुझे 10% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट दोगे, मतलब हर महीने यू हैव टू गिव 1 एक्स्ट्रा रुपी। मतलब जो भी पर्सन आपको आपसे लोन ले रहा है वो आपको हर महीने 1 रुपए एक्स्ट्रा देगा। मतलब 5 महीने के बाद आपको 10 रुपए तो प्रिंसिपल देगा ही, प्लस साथ में 5 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। मतलब बिकॉज 10% था तो आपको टोटल 15 रुपए देगा। दिस इज कॉल्ड एज अ परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब क्या है, आपका एसेट क्या था, आपके एसेट थे यहाँ पर आपके लोन। मतलब बैंक के पास जो पैसा है वो बैंक का एसेट है। जब बैंक उस पर्टिकुलर पैसों को लोन की तरफ देता है तो वो उसके लिए एसेट का काम करते हैं, बिकॉज वो परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म कैसे करते हैं, बिकॉज उसके बदले में उस बैंक को कुछ पैसा मिलता है इंटरेस्ट के रूप में। दैट इज कॉल्ड एज अ परफॉर्मिंग एसेट। नाउ एक ऐसा एसेट जो कि परफॉर्म ना करे, मतलब आपको बदले में इंटरेस्ट लेके ना दे, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सिंपल वर्ड्स में मतलब आपने किसी को लोन दे रखा है बट बदले में आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है, ना ही आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट लौटा रहा है। इसका मतलब वो आपका पैसा कहीं ना कहीं डूब रहा है, आपका पैसा गलत तरीके से मतलब इन्वेस्ट हो गया है जहां पर आपको उसके रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। दैट इज सिंपल वर्ड्स में कॉल्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब देखिए जितने भी हमारे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, बिफोर दिस व्हाट इज स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, सिंपल समझिए आरबीआई एक्ट 1934 नाम का एक एक्ट है हमारे अंदर, और जिस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू आरबीआई को बनाया गया है, ठीक है। अब उस जो हमारा आरबीआई एक्ट है ना, उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्केड्यूल्स है। जिस तरह हमारे इंडिया के बहुत सारे स्केड्यूल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, सिमिलरली आरबीआई का जो एक्ट है उसके अंदर भी बहुत सारे स्केड्यूल्स हैं। उसका जो स्केड्यूल 2 है ना, उसके अंदर कुछ बैंक्स के नाम लिखे हुए हैं। तो उन सारे के सारे बैंक्स के नाम जो कि स्केड्यूल 2 के अंदर लिखे हुए हैं उन्हें स्केड्यूल कमर्शियल बैंक कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, और जिसके नाम नहीं लिखे हुए हैं उनको बोलते हैं नॉन स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो समझिए वो सारे के सारे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक जिनका एनपीएस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, धीरे धीरे देखा गया है उनका एनपीए यहां पर डिक्रीज हुआ है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज व्हाट यू विल बी आस्क्ड कि एग्जैक्टली हमारा एनपीए डिक्लाइन हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। द आंसर इज कि हमारा डिक्लाइन हो रहा है। पहले हमारा जो 2017-18 के आसपास से अगर आप हमारा एनपीए देखेंगे तो इट हैज इंक्रीज टू अराउंड 11.2%, मतलब इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया था, बट इसको डिक्रीज करके हम ऑलमोस्ट 6.9% के आसपास ले आए हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने देखिए बहुत सारे डिफरेंट मेजर्स लिए हैं, बट दोज मेजर्स आर नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे, इसलिए वो हमारे डायरेक्टली काम का नहीं आता है। सिंपल आंसर इज कि यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर ट्रेंड ये है कि हमारा एनपीएस धीरे धीरे बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया।
सेकंड चीज, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। नाउ सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं कि एक पर्टिकुलर बैंक कितना फाइनेंशियली स्टेबल है। सिंपल वर्ड्स में दैट्स इट, कि एक पर्टिकुलर बैंक के पास टोटल जितना एसेट है, एसेट मतलब टोटल जितना पैसा है, टोटल जितना बिल्डिंग है, हर एक चीज को मिलाकर टोटल जितना एसेट है, उसके अगर आप उसको एक टाइप के रेशियो निकालो उसके रिस्क के साथ, मतलब उस पर्टिकुलर बैंक का कितना रिस्क है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो। आई होप आप इसी को समझ रहे हैं। जैसे सपोज मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज कि आप एक पर्टिकुलर, आप मान लीजिए कि आपके पास सब मिलाकर टोटल 100 रुपीज है, ठीक है, आपका टोटल जो एसेट है दैट इज अराउंड 100 रुपीज। अब जैसे सपोज आपके पास 100 रुपीज का एसेट है जिसमें आपके बिल्डिंग्स आती हैं, आपके फोन का मान लीजिए प्राइस आ गया, आपके मोबाइल का प्राइस आ गया, एवरीथिंग मतलब एवरी सिंगल थिंग इज इंक्लूडेड। जैसे सपोज इसके ऑपोजिट में आपने बहुत सारा रिस्क ले रखा है, रिस्क मतलब आपने बहुत सारा उधार ले रखा है, आपने बहुत सारा डेट ले रखा है। मान लीजिए आपने 50 रुपीज मतलब 15 रुपए का यहाँ पर डेट ले रखा है। नो देखिए, जो आपका ये 15 एज कंपेयर टू 100 रुपीज है, दैट इज योर कैपिटल टू रिस्क रेटेड रेशियो। इसका मतलब क्या है, आपका सिंपल वो एक टाइप का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो कर रहा है। अब जैसे जैसे ये पर्टिकुलर रिस्क बढ़ेगा, जैसे जैसे ये चीज इंक्रीज होगी, वैसे वैसे हम फाइनेंशियली डिक्रीज हो जाएंगे, हमारा स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। देखिए यही देखा जा रहा है कि पहले हम अराउंड 13% के आसपास थे, बट ये हमारा इंक्रीज होकर 16% के आसपास पहुंच गया। मतलब जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनका कहीं ना कहीं रिस्क जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हमें यहाँ पर इंप्रूव करने की जरूरत है। तो एक यहाँ पर फैक्टर हो गया जो कि हमारे अगेंस्ट जा रहा है। नेक्स्ट इज कि हमारा जो एनबीएफसी है, एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सिंपल वर्ड्स में समझिए, हमारे यहाँ पर दो की फाइनेंशियल कंपनीज होती है, वन इज कॉल्ड एज बैंक्स, वन इज कॉल्ड एज नॉन बैंक्स। बैंक्स वो होते हैं जो कि आरबीआई जिसको डायरेक्टली रेगुलेट करती है, मतलब ठीक है, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करता है। नॉन बैंक्स का सिंपल सा मतलब ये है कि ऑल्दो देखिए कुछ होते हैं जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, बट उनके जो फंक्शंस होते हैं वो बैंक से कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं। और क्या क्या डिफरेंट होते हैं वो दूसरे वीडियो में समझेंगे। आप सिंपल वर्ड्स में समझिए कि नॉन बैंक्स वो होते हैं जो बैंक से अलग होते हैं। ठीक है, काम बैंक वाले ही करते हैं बट बैंक से अलग होते हैं। देखिए जो एनबीएफसी जितने भी है ना, उनका कहीं ना कहीं जो ये एनपीए का रेशियो है वो देखा गया है कंपैरेटिवली हाई हो गया। पहले वो अराउंड 6% के आसपास था, लेकिन वो इंक्रीज होकर भी 6.55% के आसपास पहुंच गया है। सो दिस इज नॉट अ गुड फिगर। यहां पर हमने देखा शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो एनपीए था वो क्या हुआ है, वो रिड्यूस हुआ है। बट यहां पर जो एनबीएफसी थे, देखिए यहां पर जो बैंक्स थे उनका रिड्यूस हो गया, बट जो नॉन बैंक्स थे उनका सिंपल सी बात है उनका एनपीए जो है वो इंक्रीज हो गया। मतलब उनके यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे इंक्रीज हो गई। तो क्वेश्चन कम्स कि जो एनबीएफसी है वो एक्जैक्टली किसको किसको पैसा देती है और सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने किसको दिया हुआ है। नाउ देखिए ये जो दोनों डेटा है, ये दोनों कंपैरिजन का डेटा है, आपको याद रखना है ये टॉप वाला। अगेन डेटा याद नहीं रखना है, सिंपल थोड़ा सा ट्रेंड याद रखना है। एनबीएफसी ने सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। सेकंड नंबर पर दिया है रिटेल लोन्स, थर्ड नंबर पर दिया है सर्विस सेक्टर को, फोर्थ नंबर पर दिया है नॉन फूड क्रेडिट को। दीज आर द फोर थिंग्स। आपसे क्वेश्चन पूछाएगा हमेशा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का। इसका मतलब है यूपीएससी विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि एनबीएफसी ने जितना भी क्रेडिट प्रोवाइड किया है उसमें सबसे लार्जेस्ट क्रेडिट यहाँ पर एग्रीकल्चर को प्रोवाइड किया। नो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोवाइड किया इंडस्ट्रियल को, सेकंड नंबर पे प्रोवाइड किया रिटेल लोन्स को, थर्ड पे सर्विस सेक्टर को, और फोर्थ नंबर पे नॉन फूड क्रेडिट के लिए प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल वर्ड्स में। आई होप आप ये चीज सब समझ गए एक्जैक्टली कि एनपीए हमारा किस तरीके से इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है। हमने यहाँ पर बैंक्स का और जो नॉन बैंक्स था दोनों की हमने जो भी उनके एनपीएस इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुए हैं उसके ट्रेंड्स को हमने समझ लिया। नाउ फाइनली वी हैव टू टॉक अबाउट प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। पिछले कुछ सालों के अंदर हमारे जो प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन हुए वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अगर आप कंपैरिजन देखेंगे, देखिए पहली बात तो हमारे दो डिफरेंट टाइप के इन्फ्लेशन के इंडेक्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड वन इज कॉल्ड एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर ये वाला एनालिसिस, इसको हम हल्का समझते हैं। देखिए सिंपल वर्ड्स में समझिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर के लेवल पे होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल लेवल पे होता है। होलसेल का मतलब क्या होता है, थोक लेवल। ठीक है, थोक लेवल का मतलब क्या, देखिए जहां पर आप बहुत सारी चीजें एक साथ खरीद सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जस्ट सपोज यू गो ऑन अ शॉप एंड ट्राई टू बाय 1 kg ऑफ चीनी। ठीक है, आपने 1 kg शुगर खरीद लिया। ठीक है, नाउ व्हेन यू बाय दिस 1 kg ऑफ शुगर, 1 kg ऑफ शुगर, दैट इज अंडर अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बिकॉज आप कंज्यूमर के लेवल पे खरीद रहे हैं। नाउ जस्ट सपोज कि जो दुकानदार था जिससे आपने वो 1 kg चीनी खरीदी थी, जब वो खुद जाएगा चीनी खरीदने के लिए, तो क्या वो खुद भी 1 kg खरीद के लाएगा? नहीं, राइट, ही विल बाय एटलीस्ट 100 kg एक साथ में। नाउ दिस थिंग इज कॉल्ड एज होलसेल लेवल, मतलब बहुत सारा सामान, मतलब बहुत सारी चीज एक साथ होता है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस समझिए, होलसेल में बहुत सारा हो गया, कंज्यूमर में बहुत कम होता है। नाउ होलसेल जो होता है वो डायरेक्टली फैक्ट्री से खरीदी जाती है, लेकिन जो कंज्यूमर होता है वो डायरेक्टली दुकान वगैरह से, शॉप से खरीदता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो फैक्ट्री पे और शॉप पे फर्क क्या होता है? फैक्ट्री पे शॉप फर्क ये होता है कि ये अभी इस फैक्ट्री के जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं उसके अंदर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज इंक्लूडेड नहीं होता है, इसके अंदर कोई भी टैक्सेस वगैरह बहुत ज्यादा इंक्लूडेड नहीं होते हैं। बट जो यहाँ पर जो ये जो शॉपकीपर अगर आप खरीदते हो उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, उसके अंदर टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, उसके अंदर बहुत सारा एमआरपी वगैरह इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का कंपैरेटिवली जो प्राइस होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डब्ल्यूपीआई। ये तो सिंपल वर्ड्स हो गई। अब देखिए, अब मुझे बताइए क्वेश्चन ये है कि अगर डब्ल्यूपीआई और सीपीआई है तो कहां पर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब कहां पर अगर हम इन्फ्लेशन को रोक देंगे तो दूसरे के ऊपर इन्फ्लेशन नहीं आएगा। तो सिंपल आंसर इज डब्ल्यूपीआई। देखिए अगर आप किस तरीके से होलसेल लेवल पे प्राइसेस को ना इंक्रीज होने दो, प्राइसेस को डिक्रीज कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपको नहीं लगता सीपीआई के ऊपर भी प्राइसेस डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर सोचिए अगर डब्ल्यूपीआई के लेवल पे अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो ऑटोमेटिकली सीपीआई का भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा। जो कंज्यूमर
कंज्यूमर्स है उनको यहाँ पर दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमारा मेन टारगेट ये है कि सीपीआई का जो इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। नाउ यहाँ पर देखा गया है कि जो डब्ल्यूपीआई का इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे हाई हो रहा है एज कंपेयर टू सीपीआई डिफ्लेशन, सीपीआई का इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है, डब्ल्यूपीआई का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और सेकंड चीज क्या है कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई जो कि बहुत ही टैंडम में चलने चाहिए, मतलब दोनों साथ साथ चलने चाहिए ना। देखिए जैसे डब्ल्यूपीआई इंक्रीज हो रहा है ऑटोमेटिकली यहाँ पर सीपीआई इंक्रीज होना चाहिए, और डब्ल्यूपीआई यहाँ पर डिक्रीज हो तो सीपीआई ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना चाहिए। बट ऐसा देखा नहीं गया, दोनों के अंदर काफी ज्यादा डाइवर्जेंस देखी जा रही है। इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस डिस्कस किए हुए हैं कि एग्जैक्टली क्यों हमारा डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जो है वो हायर मूव कर रहा है और क्यों दोनों के बीच में डाइवर्जेंस देखा गया। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द रीजन, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है कि डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन इज मोर एज कंपेयर टू सीपीआई। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में पहले तो ये चीज समझ गया, पिछले एक साल का ये ट्रेंड है। ऑलराइट, अब हम कुछ रीजन समझते हैं कि एग्जैक्टली क्यों हमारा जो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन है वो ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है एज कंपेयर टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहला है कि लो बेस ईयर। लो बेस ईयर अगर आप पिछला साल देखेंगे जो कि पैंडेमिक से इंड्यूस था, तो डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है वो काफी ज्यादा लो था, उसके कारण जो हमारा इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। ऑल्दो इंक्रीज नहीं हुआ बट ऐसा लग रहा है देखकर कि हमारा इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। देखिए अगर आप सीपीआई को समझेंगे, जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको अभी भी हम 2011-12 के मतलब जो डेटा था उसे कंपेयर कर रहे हैं। बट अगर आप डब्ल्यूपीआई का देखोगे, डब्ल्यूपीआई को हम 2020-21 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 2012 मतलब 2011-12 के आसपास में अगर कोई पर्टिकुलर चीज 10 रुपए की बिक रही थी और अगर अभी वो 15 रुपए की बिक रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट 50% उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। बट मान लीजिए कि यहाँ पर पैंडेमिक के टाइम, आप जानते हैं कि पैंडेमिक के टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। पैंडेमिक के टाइम में मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर चीज की प्राइस जो मतलब डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ डिमांड इंक्रीज हो गया था। डिमांड डिक्रीज होने के कारण चीजों का दाम भी मतलब कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया था। वो चीज अब देखा गया, मान लीजिए कि जो चीज 10 रुपए की थी वो चीज यहाँ पर 5 रुपए में बिक रही थी। सेम चीज अगर आप इससे कंपेयर करोगे 5 से 15 हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट अब देखोगे कि ऑलमोस्ट 150 टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज हो गया, मतलब इन्फ्लेशन। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, ठीक है, डोंट टेक दिस फिगर बहुत ही लिटरली। आपको आई होप आप समझ आ रहा है कि जो लो बेस ईयर है उसके कारण हमारा डब्ल्यूपीआई ऐसा शो हो रहा है कि काफी ज्यादा हो गया। सेकंड चीज, हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है, मतलब डे टू डे जो हमारा शॉपकीपर वाला इन्फ्लेशन होता है वो काफी ज्यादा हाई हो गया। स्पेशली जो हमारा फूड का इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इन सब चीजों के कारण क्या हुआ है, ओवरऑल ऐसा देखा जा रहा है कि जो हमारा होलसेल लेवल पे प्राइस इंडेक्स वो भी काफी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है। थर्ड चीज, अगर आप सीपीआई डब्ल्यूपीआई को देखोगे तो दोनों के जो बास्केट के आइटम्स है वही सेम नहीं है। सीपीआई में अलग चीजों का मतलब मेजर किया जाता है, डब्ल्यूपीआई को अलग चीजों के अंदर मेजर किया जाता है, तो कैसे हम दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर आप फूड इन्फ्लेशन देखोगे तो फूड इन्फ्लेशन ने क्या किया था, मतलब आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्कीम वगैरह चलाई थी, जो जिनके पास खाना नहीं था उनको खाना खिलाने के लिए। तो देखा गया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो था वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया। मतलब क्या है कि लो फूड इन्फ्लेशन के कारण देखिए फूड के अंदर प्राइसेस नहीं बढ़े बिकॉज सारा का सारा फूड जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, और एग्रीकल्चर एक्टिविटी एक ऐसी चीज थी जो कि पैंडेमिक के द्वारा बहुत ज्यादा मतलब इंपैक्टेड नहीं था, इसलिए हमारा फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं बढ़ा। उसके कारण क्या हुआ, हमारा सीपीआई यहाँ पर काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया। मतलब कंज्यूमर पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुआ, मतलब कंज्यूमर के लिए खाना महंगा नहीं हुआ। बट हमारे एनर्जी प्राइसेस, जो हमारा फ्यूल प्राइसेस था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, और जो एनर्जी प्राइसेस है वो डायरेक्टली डब्ल्यूपीआई का पार्ट है, उसके कारण यहाँ पर डब्ल्यूपीआई हमारा इंक्रीज हो गया। मतलब सीपीआई तो हमारा इंक्रीज नहीं हुआ, बट हमारा देखिए सीपीआई यहाँ पर मतलब नॉर्मल रहा, प्लस में रहा, बट जो हमारा डब्ल्यूपीआई वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। उसके कारण भी हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स इट रोज हाई एज कंपेयर टू द सीपीआई। नेक्स्ट वाज कि जो मैन्युफैक्चर सेक्टर था वो सिर्फ क्रूड ऑयल को यूज करती है। अगेन क्रूड ऑयल के यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर जो डब्ल्यूपीआई था वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगेन जो बहुत सारी डब्ल्यूपीआई की चीजें थी, ऐसी चीजें जो कि सीपीआई के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, डब्ल्यूपीआई के यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज होने लगे। जैसा मैंने आपको देखिए ऊपर बताया कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के अंदर अलग अलग चीजें आती हैं। तो डब्ल्यूपीआई की बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनके प्राइसेस इंक्रीज हुए, बट ऑब्वियसली वो चीजें सीपीआई के अंदर प्रेजेंट नहीं थी, उसी कारण उनका प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुआ। इस चीज के कारण भी डब्ल्यूपीआई यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए इन सब के अलावा एक चीज जो डाइवर्जेंस का सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई। डिमांड इंक्रीज हो गई। देखिए एक तरफ तो आप देखोगे कि एक तरफ तो ये हुआ कि हमारा प्रोडक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। देखिए प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों हुआ था, फर्स्ट जो वेव आया था हमारे कोविड का, उसके कारण क्या हुआ था, हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई थी। डिमांड जब हमारा फर्स्ट वेव फिर धीरे धीरे डाउन हुआ, फर्स्ट वेव खत्म हुआ, फिर डिमांड यहाँ पर फिर से इंक्रीज होती है। जब डिमांड इंक्रीज होती है तो धीरे धीरे प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज होता है वैसे ही वहां पर सेकंड वेव आ जाता है, और सेकंड वेव आने के कारण फिर से लोग सब घर के अंदर पैक हो जाते हैं और डिमांड फिर से डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन इंक्रीज होने के कारण, बट देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन तो ग्रेजुअली पिकअप हो गया, मतलब प्रोडक्शन तो फास्ट हो गई, बट जो हमारा कंजम्पशन डिमांड था फिर से यहाँ पर डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ सेकंड वेव ऑफ कोविड। उसके कारण भी डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच का जो डाइवर्जेंस था वो ज्यादा इंक्रीज हो गया। नाउ ये थे हमारे सारे के सारे इकोनॉमिक सर्वे के जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे ट्रेंड्स थे, वो सारी चीजें हमने डिटेल में काफी कवर कर लिया। नाउ जो फर्स्ट 2 वीडियोस थी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनल सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, बट जो ये वाली वीडियो ये एक्सटर्नल सेक्टर को पूरी तरीके से यहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कस करता है। ये हमारा इंटरनल जो एक्सटर्नल सेक्टर था वो दोनों ही जो हमारे पार्ट्स थे वो दोनों ही काफी अच्छे तरीके से कवर हो चुके हैं। ठीक है, और यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा डेटा नहीं है, कोई भी ऐसा ट्रेंड नहीं है जिसको हमने अपने इन 3 वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं कवर नहीं कर लिया। ठीक है, इन द नेक्स्ट
फ्यू वीडियोस हम बजट की कुछ चीजों को यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है, मतलब बजट की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें उसको भी हम कवर करेंगे, एंड साथ ही साथ हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे का हम कुछ एक टाइप का क्वेश्चन वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, देयर विल बी अ सिंगल वीडियो जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड। एंड देन इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस हम उस पर्टिकुलर जो भी हम क्वेश्चंस वगैरह होंगे उसके एक्सप्लेनेशन वगैरह को देख लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको इकोनॉमिक सर्वे का जितना भी कंसेप्ट थे वो चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। अगर आपको देखिए इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे या फिर किसी भी पर्टिकुलर टर्म के अंदर कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, मैं उसको बहुत जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।